Hello friends, welcome to Manu Law Classes. मेरा नाम गौतम दीक्षित है. Now today in this video we are going to discuss the important news from the Hindu edition of 28th February 2023. It's the last day for the February. Uh, Now the important news which we are going to cover is one related with the Agnipath scheme. As you can see over here, Agnipath scheme. थोड़ा हम Agnipath scheme के बारे में पढ़ेंगे. यहाँ पे जो दिल्ली हाई कोर्ट जो है उसने अपहेल्ड किया है द वैलिडिटी ऑफ अग्निपथ स्कीम फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ personnel for the armed forces. Okay, so we will do in detail that why India requires Agnipath scheme actually at this point, how it can help to make the defense forces more younger, more leaner and more technology oriented. Okay, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा डिटेल करेंगे अग्निपथ स्कीम के बारे में एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट द नेशनल साइंस डे. आई एम गोइंग टू शेयर विद यू व्हाई वी सेलिब्रेट नेशनल साइंस डे ऑन 28th February, what is the importance of that and other information related to National Science Day which is very important. Okay, and then we will study about the रायसीना डायलॉग के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे. रायसीना डायलॉग जो 2016 से स्टार्ट हुआ था, अभी इस साल होने वाला है, कुछ नया है उसमें, so we will see that also. Okay, and then we will study about the sports X awards especially related to sports which are very important in exam, स्पेशली क्लैट, एलेट, ओलेट. तो इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड वो काफ़ी ज़्यादा आते हैं. सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सो लेट्स स्टार्ट विद द न्यूज़. Okay, the first is elections in Meghalaya and Nagaland. So heavy but peaceful polling in Meghalaya and Nagaland. So यहाँ पर आप देखेंगे वोटर्स टर्नआउट, देखिए आप यहाँ पे. सो मेघालय में द वोटर्स टर्नआउट इज 77.55%, बट इन नागालैंड वो उससे भी ज़्यादा है 8% पॉइंट, दैट इज 85.32%. तो यहाँ पर आप देखेंगे मेघालय एंड नागालैंड दे हैव 60 मेंबर हाउस. यहाँ पे 60 मेंबर हाउस का मतलब क्या हुआ कि मतलब जो लेजिस्लेटिव असेंबली है मेघालय और नागालैंड में, उसमें जो टोटल स्ट्रेंथ है मेंबर्स का वो है 60. ओके, उसके बाद देयर वाज बाइपोल्स इन 3 स्टेट्स. तो यहाँ पे देखिए एक दो चीजें होती हैं एक्चुअली, टर्म से आप समझिए. एक होता है जनरल इलेक्शन, ठीक है, एक होता है बाइपोल्स. ठीक, अभी बाइपोल्स क्या होता है? ठीक, जनरल इलेक्शन का मतलब वो इलेक्शन जैसे कि जो आप यहाँ पे नागालैंड और मेघालय का जो पढ़ रहे हैं, ये है आपका जनरल इलेक्शन जो हर 5 साल के बाद होती है. मतलब कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन है कि चाहे वो लोकसभा हो, चाहे वो स्टेट का लेजिस्लेटिव असेंबली हो, अनटिल इट इज डिसॉल्व्ड अर्लियर. ओके, जो उसका टेन्योर होता है वो 5 साल का होता है. 5 साल के बाद वो अपने आप डिसॉल्व हो जाता है in normally, and then general elections are again held where people vote directly for electing the representatives. नाउ बाइपोल्स आर कि समझो कि जनरल इलेक्शन हो गया, तो जनरल इलेक्शन जब हो गया एक बार तो कम से कम उसका जो टर्म है आइडियली इट विल बी 5 years. अब समझो कोई पर्टिकुलर सीट है वो वैकेंट हो गई, मान लो कि मेंबर ने रिजाइन कर दिया या जो मेंबर था वो पर्टिकुलर सीट से उसका डेथ हो गया. ओके, तो वो सीट अब वैकेंट हो गई, तो उस सीट पे फिर से जो इलेक्शन कराया जाता है 5 साल के अंदर, उसको हम बाईपोल्स कहते हैं. ओके फाइन, सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन बाईपोल्स एंड जनरल इलेक्शन. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बाईपोल्स दे वर हेल्ड फॉर 3 सीट्स, वन इन तमिलनाडु, वन इन झारखंड एंड वन इन वेस्ट बंगाल. नाउ कमिंग टू एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट चीफ स्टम. तो यहाँ पे ये जो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट है, जो आप एक एक्ट है हमारा दैट इज कॉल्ड एज प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002. वो जो एक्ट है उसके साथ साथ फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट है. ओके, देन फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है. ये जो सारे एक्ट्स को जो इम्प्लीमेंट करता है वो है एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट. इट कम्स अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू ऑफ द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. इसके जो डायरेक्टर हैं वो है संजय कुमार मिश्रा और एस के मिश्रा. तो यहाँ पे नवंबर 2021 में एक एक्ट है दैट इज कॉल्ड एज सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट. तो दिस सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट इट वाज अमेंडेड इन नवंबर 2021 गिविंग पावर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट टू एक्सटेंड द टेन्योर ऑफ द डायरेक्टर और चीफ ऑफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट मैक्सिमम अप टू 5 years. नॉर्मली अगर आप देखोगे तो इनका 2 years का टेन्योर होता है. उसके बाद गवर्नमेंट ने इस एक्ट को अमेंड किया जिसने गवर्नमेंट को पावर दिया कि 2 साल के बाद भी इनका जो टेन्योर है वो एक्सटेंड किया जा सकता है मैक्सिमम अप टू 5 years, मैक्सिमम अप टू 5 years. तो यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट है इट हैज रिएक्टेड शार्पली ऑन मंडे दैट इट इज नॉट कंसर्न विद द पॉलिटिक्स व्हेन द गवर्नमेंट क्लेम दैट द अपोजिशन टू द piecemeal tenure extensions granted to enforcement directorate SK Mishra is
by members of political parties trying to subvert ongoing investigation against their लीडर्स। तो यहाँ पे देखिए जो बेंच ऑफ जस्टिस हैं बी आर गवई एंड अरविंद कुमार, यहाँ पे देखिए अरविंद कुमार ये नाम इम्पोर्टेंट है बिकॉज ही हैज बीन रिसेंटली एलिवेटेड एज द सुप्रीम कोर्ट जज। ये पहले गुजरात हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। So they have said that there would be no further extensions for Mr. Mishra, but government has said that however within the 2 months of the judgment, okay, the government made amendments to the Central Vigilance Commission Act by way of promulgation of ordinance in November 2021। Fine? तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि सितंबर 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोई फर्दर एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए, बट फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस एक्ट को जो है वो अमेंड करके एक पावर रखा अपने हाथ में कि वो मैक्सिमम 5 इयर्स तक एक्सटेंड कर सकता है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है समझने के लिए कि एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के जो डायरेक्टर का जो टर्म है दैट हैज़ बीन एक्सटेंडेड बाय अमेंडिंग द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट। ओके, अब एक छोटा सा न्यूज़ लेते हैं स्टेट से। पीएम इनॉग्रेट शिवामोगा एयरपोर्ट। सो शिवामोगा विच इज़ इन कर्नाटका, यहाँ पे एक एयरपोर्ट बना है और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज जो आपको नोट करनी है वो एक गवर्नमेंट की स्कीम है दैट इज कॉल्ड एज उड़ान। तो उड़ान का फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक। ठीक है, उड़े देश का आम नागरिक दैट इज उड़ान प्रोग्राम। इट इज अ रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। ओके, तो उसके अंडर अगर आप देखेंगे कि जो स्मॉलर सिटीज़ हैं और टाउन्स हैं वहाँ पे नो फ्रिल एयरपोर्ट्स को डेवलप करना था कि ताकि कनेक्टिविटी जो है वो इम्प्रूव हो जाए, खास करके टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज़ में। नाउ अगेन फेवरेट्स ऑन टॉप। तो हमने कल भी ये न्यूज़ किया था, ये न्यूज़ जो है वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज़ है और काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं कि दैट हु वन द T20 वुमेन्स वर्ल्ड कप। So here the answer is Australia. So Australia has once again for the 6th time has won the ICC Women's T20 World Cup by defeating South Africa. Okay, so this is very important. Now coming to the e-waste rules. ठीक है, e-waste rules. So जैसा कि हम जानते हैं कि जितना ज़्यादा मोबाइल लैपटॉप कंप्यूटर्स हम यूज़ कर रहे हैं वी आर ऑल्सो जनरेटिंग ई वेस्ट। नाउ ई वेस्ट इज एक्चुअली हम ई वेस्ट जो होता है उसको नॉर्मल वेस्ट की तरह कंसिडर नहीं कर सकते बिकॉज जो कंपोनेंट्स जो यूज होते हैं फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टेलीकम्युनिकेशन डिवाइसेस लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स they contain very important elements which cannot be dumped into the environment, otherwise it will create a harmful effect on the environment। तो उसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया है that is called as e-waste rules which was notified for the first time by the Union Ministry of Environment, Forest and Climate Change in 2011 and it came into effect in 2012। यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि जो एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है ई-वेस्ट रूल का वो है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अब ये एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्चुअली क्या होता है, अभी उसका हम करेक्ट डेफिनेशन यहाँ पे पढ़ेंगे, पर एक मैं आपको एक सिंपल टर्म में समझा देता हूँ। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब देखिए, प्रोड्यूसर जो है जो इन डिवाइसेस को या जो ई प्रोडक्ट्स बना रहा है, जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स बना रहा है, ठीक है, उसका जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसको एक्सटेंड करना कब तक, जब तक उसका प्रॉपर डिस्पोजल ना हो जाए। मतलब कि प्रोड्यूसर की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो सिर्फ प्रोडक्ट बनाने तक नहीं है, प्रोडक्ट बन गया उसके बाद उसका जो है डिस्पोजल कैसे हो रहा है, ठीक है, एंड वी शुड बी एनवायरनमेंट फ्रेंडली, तो उसके डिस्पोजल तक उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसके लिए हम इसको कहते हैं एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, तो अब इसका एक फॉर्मल डेफिनेशन देखेंगे तो हम देखेंगे कि दैट अंडर ईपीआर compliance producers are responsible for the safe disposal of electronic products once the consumer discards them। so this is very important। तो हमारे पास एक e-waste rules है 2016 का which was amended in 2018 which includes comprehensive and provisions related to authorization and product stewardship। तो यहाँ पे देखेंगे कि नवंबर 2022 में जस्ट अभी द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने फिर से एक नया नोटिफिकेशन निकाला, नए रूल्स निकाले ई वेस्ट से रिलेटेड जो अप्रैल 1 2023 को इफेक्ट में आएंगे। तो इस रूल्स के अंदर जो है कुछ क्रिटिकल इश्यूज को इसने कैटर किया है बट कुछ इश्यूज को इसने छोड़ दिया है। तो जैसे आप देखेंगे that these rules they address some of the critical issues but they are silent on others। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो पहला चैप्टर है that is e-waste management rules 2022 it includes the provision of an EPR framework, okay, which is very important। then
रजिस्ट्रेशन ऑफ स्टेक होल्डर्स, तो स्टेक होल्डर्स मतलब कि यहाँ पे स्टेक होल्डर्स जो है विच आर इन्वॉल्व इन दिस सेफ डिस्पोजल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स दे शुड रजिस्टर्ड, गवर्नमेंट को पता होना चाहिए। तो स्टेक होल्डर्स कौन कौन है इसमें, देखिए मैन्युफैक्चरर, प्रोड्यूसर, रिफर्बिशर एंड रिसाइकलर। उसके बाद अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ अगर आप पढ़ेंगे तो देखिए अब यहाँ के तो कुछ लैक्यूनेस निकल के आएंगे। The earlier rules placed importance on seeking authorization by stakeholders, but a weak monitoring system and lack of transparency resulted in inadequacy in compliance। तो ये एक प्रॉब्लम है कि मॉनिटरिंग ठीक से नहीं हो रही है। इसका एक एग्जांपल देखिए, जैसे कि हम दिल्ली की बात करें तो मोस्ट ऑफ द रिफर्बिशर्स और द रिपेयर शॉप्स ऑपरेटिंग इन दिल्ली आर नॉट ऑथराइज्ड अंडर द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया। उसके बाद आप देखेंगे कि जो फॉर्मल रिसाइकलर्स हैं दे अंडरटेक एक्टिविटीज ओनली अप टू द प्री प्रोसेसिंग और सेग्रीगेशन स्टेज एंड देयर आफ्टर चैनलाइज ई वेस्ट टू द इनफॉर्मल सेक्टर। ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। जो रजिस्टर्ड है, मतलब फॉर्मल रिसाइकलर्स का मतलब क्या, जो रजिस्टर्ड हैं वो पूरे स्टेज तक नहीं रहते, वो पूरे प्रोडक्ट के रिसाइकलिंग तक नहीं रहते, वो सिर्फ और सिर्फ सेग्रीगेशन स्टेज तक रहते हैं और उसके बाद जो प्रोडक्ट है वो एक इनफॉर्मल सेक्टर में चला जाता है जो रजिस्टर्ड नहीं है। तो इसका मतलब हमें नहीं पता कि उन प्रोडक्ट के साथ क्या हो रहा है, विच इज इटसेल्फ अ वायलेशन ऑफ लॉ। अब ये जो नया रूल जो मॉडिफाई हुआ है नवंबर 2022 में, इसमें एक कॉन्सेप्ट है डिजिटलाइज्ड सिस्टम अप्रोच। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे पूरे प्रोडक्ट का साइकिल स्टेज क्या है उसको मॉनिटर किया जा सकता है और इस प्रॉब्लम को निकाला जा सकता है। जैसे कि स्टैंडर्डाइजिंग द ई वेस्ट वैल्यू चेन थ्रू अ कॉमन डिजिटल पोर्टल में एंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड क्रूशियल टू रिड्यूस द फ्रीक्वेंसी ऑफ पेपर ट्रेडिंग और false trial, that is practice of falsely revealing 100% collection on paper while collecting a scrap to meet the targets। उसके बाद देखिए कुछ और चीजें जो हैं इसके अंदर, इसमें जैसे कि इनफॉर्मल सेक्टर से रिलेटेड है। जैसे कि देखो दो इंपॉर्टेंट स्टेज होते हैं एफिशिएंट ई वेस्ट रिसाइकलिंग से रिलेटेड विच आर कंपोनेंट रिकवरी। कंपोनेंट रिकवरी का मतलब कि आप रिकवरी को जो मतलब कि कंपोनेंट जो हम यूज़ कर रहे हैं मोबाइल्स को बनाने के लिए उसको हम रिकवर कर सकें, ठीक है ना। वो हम रिकवर क्यों करना चाहते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो हम नॉर्मली एनवायरनमेंट में डंप नहीं कर सकते और जो इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट भी होते हैं, फॉर एग्जांपल रेयर अर्थ मेटल्स। तो इसके लिए हमें रिकवर करना बहुत ज़रूरी है कि ताकि हम उस रेयर अर्थ मेटल्स को दोबारा यूज़ कर सके और अपनी डिपेंडेंसी जो है चाइना जैसी कंट्री पे रिलेटेड टू रेयर अर्थ मेटल्स उसको कम कर सके। और दूसरा है रेसिडुअल डिस्पोजल, दैट इज सेफ डिस्पोजल ऑफ द लेफ्ट ओवर रेसिडुअल ड्यूरिंग ई वेस्ट रिसाइकलिंग। जैसे कि प्लास्टिक है और सारे कंपोनेंट्स है जो हम यही रिसाइकल करना चाहते हैं, उनका सेफ डिस्पोजल। बट यहाँ पे क्या है कि द rules briefly touch upon the two aspects but do not clearly state the requirement for ensuring the recovery tangent। ठीक है ना, कि इन दोनों इश्यूज पे जो है रूल्स जो अमेंड हुआ है वो ब्रीफली टच करता है, ठीक है, बट उसको पूरा हॉलिस्टिकली रिजॉल्व नहीं करता कि एग्जैक्टली क्या होना चाहिए, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फाइन। तो यहाँ पे ऑथर इज सजेस्टिंग the activities of the recyclers must be recorded in the system and the authorities should periodically trace the quantity of e-waste that went for recycling vis-a-vis the recovery towards the end। Okay, so this is one thing which has been highlighted by the author कि इससे हम सिस्टम को अच्छा बना सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें और चीज़ों की यहाँ पे, ओके, सो हियर यू विल सी कमिंग टू PROs। The new notification does away with PRO and dismantles and vests all the responsibility of recycling with authorized recyclers। ठीक है ना, तो जो PROs होते हैं उनका जो सिस्टम है उसको डिसमेंटल करके अब सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है, रिसाइकलिंग का, जो ऑथराइज्ड रिसाइकलर्स हैं। तो अब ये उनकी ड्यूटी है दैट दे विल हैव टू कलेक्ट अ क्वांटिटी ऑफ वेस्ट, रिसाइकल देम एंड जनरेट डिजिटल सर्टिफिकेट्स थ्रू द पोर्टल। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे दैट दिस कैन कॉज इनिशियल टर्बुलेंस वेयर द इनफॉर्मल चैनल्स में ट्राई एंड सीक बेनिफिट्स फ्रॉम। सो जो PROs है ये एक्टेड एज एन इंटरमीडिएटरी बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड फॉर्मल रिसाइकलर्स बाय बिल्डिंग ऑफ फॉर कॉन्ट्रैक्ट्स फ्रॉम प्रोड्यूसर्स एंड अरेंजिंग फॉर सर्टिफाइड एंड ऑथराइज्ड रिसाइकलिंग। तो पहले क्या था कि PRO जो थे वो एक लिंक थे प्रोड्यूसर्स और रिसाइकलर्स के बीच में, तो अब ये लिंक जो है वो हट गया। तो एक बार अगर लिंक हट गया तो एक चैलेंजेस तो आता ही है कि अब कौन ऑप्शन करेगा, ठीक है, कैसे सर्टिफिकेट्स प्रोड्यूस होंगी वो चीज़ें। उसके बाद हम इनफॉर्मल सेक्टर की बात करते हैं तो इनफॉर्मल सेक्टर इज द फेस ऑफ ई वेस्ट डिस्पोजल इन इंडिया एज 95% ऑफ ई वेस्ट इज चैनलाइज्ड टू इनफॉर्मल सेक्टर। ओके, so they play a very crucial role in e-waste handling but new rules which okay
विच कुड बी ऑन अकाउंट ऑफ इट्स इलेगैलिटी इट गिव्स नो रिकग्निशन। जो नया रूल है जो नवंबर 2022 में आया है उसने इनफॉर्मल सेक्टर को कोई रिकग्निशन नहीं दिया, जबकि उनका 95% कॉन्ट्रीब्यूशन है। फाइन। उसके बाद अगर आप देखेंगे दैट कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि अगर आप देखेंगे मैनी पीआरओ प्रोड्यूसर्स इन दिल्ली दे हैव स्टिल नॉट सेट अप कलेक्शन सेंटर्स एंड सम ब्रांड्स हैव लेबल्ड देयर हेड ऑफिस एज द ओनली कलेक्शन पॉइंट। ये एक प्रॉब्लम है, ठीक है, कि जो कलेक्शन पॉइंट है ई वेस्ट का वो जो है वो यूबिक्यूटस नहीं है। उसके बाद formal companies which are lower in number and clustered in the metropolises also fail to provide doorstep collection to consumers when the quantum of e-waste is not enough to meet their overhead expenses or transport. Then there is also a lack of awareness among the consumers and information about the existence of any such recycling services. तो अब यहाँ पे हम इसको overcome कैसे कर सकते हैं? So see, simultaneous and consistent effort towards increasing consumer awareness, स्ट्रेंथनिंग रिवर्स लॉजिस्टिक का मतलब एक लॉजिस्टिक हो गया कि माल को पहुंचाना, एक लॉजिस्टिक हो गया कि आपको वेस्ट को जो है वो कंज्यूमर के हाथ से रिसाइकलर के हाथ में देना है। देन बिल्डिंग कैपेसिटी ऑफ स्टेक होल्डर्स, मतलब जितने भी लोग रिसाइकलिंग में इन्वॉल्व हैं, ओके, सारों का कैपेसिटी बिल्डिंग। देन एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करना। देन रैशनलाइजिंग इनपुट कंट्रोल, ओके, like defining what is rare earth element as critical raw materials and adopting green procurement practices. So these are some of the things which can improve the e-waste management in India. अब हम आते हैं स्टार्ट ट्रीटी पे, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ये स्टार्ट ट्रीटी के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो आपको जो बैकग्राउंड में रखना है वो ये याद रखना है, रशिया वर्सेस वेस्ट, ठीक है, रशिया वर्सेस वेस्ट, जो रशिया यूक्रेन क्राइसिस के दौरान चल रहा है। ये रशिया वर्सेस वेस्ट जो है वो एक G20 पे भी अपना एक इफेक्ट डाल रहा है, वो अभी हम देखेंगे, ठीक है। अब ये एक इम्पॉर्टेंट ट्रीटी है दैट इज कॉल्ड एज न्यू स्टार्ट ट्रीटी। अब इसके ऊपर भी काले बादल छा चुके हैं। तो न्यू स्टार्ट ट्रीटी जो हम कहते हैं इसका फुल फॉर्म है न्यू स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। तो व्हाट इट इज द, इसका हिस्ट्री हम पढ़ेंगे क्योंकि अभी अभी व्लादिमीर पुतिन जो है, जो रशिया के सदर हैं, प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कहा है कि नाउ दे आर नॉट गोइंग टू कोऑपरेट, ओके। तो इसका डेंजर क्या है वर्ल्ड के लिए? फाइन। So now you see that just take a gist. On February 23, on the eve of first anniversary of his country's special military operation in Ukraine, देखिए यहाँ पे रशिया जो है वो यूक्रेन में जो अपना ऑपरेशन करता है उसको इन्वेजन नहीं कहता। वेस्टर्न कंट्रीज जो है वो उसको कहते हैं रशियन इन्वेजन, पर रशिया उसको कहता है स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन इन यूक्रेन। तो यहाँ पे रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन हैज अनाउंस्ड दैट मॉस्को इज यूनिलैटरली सस्पेंडिंग द लास्ट रिमेनिंग न्यूक्लियर आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी विद यूएस, ओके, दैट इज न्यू स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। फाइन। तो अब ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ओके। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि नाउ व्हाट डज इट मीन, तो देखिए अब हम देखते हैं थोड़ा सा हिस्ट्री। सो सी, कोल्ड वॉर आप जानते ही हैं, जैसे ही वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ द होल वर्ल्ड वाज डिवाइडेड इनटू टू, यू कैन से आइडियोलॉजिकल ब्लॉक व्हिच इज कॉल्ड एज कम्युनिस्ट ब्लॉक एंड द अदर वन इज कैपिटलिस्ट ब्लॉक। एक रशिया या उस वक्त यूएसएसआर लीड कर रहा था, दूसरा यूएस लीड कर रहा था। बहुत उन दोनों में न्यूक्लियर वॉर से रिलेटेड रेस भी चला है। हमने क्यूबन मिसाइल क्राइसिस जो है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट एक क्या कह सकते हैं इवेंट है कोल्ड वॉर से रिलेटेड, जहाँ पे मतलब बोथ द नेशंस दे वर वेरी क्लोज फॉर न्यूक्लियर वॉर, ठीक है, जिसको अवॉइड किया गया डिप्लोमेटिकली, ओके। तो ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। तो अब क्या है कि वर्ल्ड को न्यूक्लियर थ्रेट से बचाने के लिए जो दोनों कंट्रीज़ हैं उन्होंने अपने बीच में एक ट्रीटी किया दैट इज कॉल्ड एज न्यू स्टार्ट ट्रीटी। अब न्यू स्टार्ट ट्रीटी जो है वो अचानक से ऐसे नहीं आया, उसका अपना कुछ एक हिस्ट्री है। तो देखिए यहाँ पे क्या है दैट अबाउट हाफ अ डिकेड बिफोर द एंड ऑफ कोल्ड वॉर। तो कोल्ड वॉर हम कब मानते हैं खत्म हुआ? 1991 में, जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ। तो अराउंड हम बात कर रहे हैं 1975 के आसपास में, जहाँ पे उस वक्त के यूएस प्रेसिडेंट रोनाल्ड रेगन और उस वक्त के सोवियत यूनियन के प्रेसिडेंट मिखाइल गोर्बाचेव दे डिक्लेयर्ड दैट अ न्यूक्लियर वॉर कैन नॉट बी वन एंड इट मस्ट नेवर बी फॉट। फिर दोनों साइड ने जो है एक फॉर्मल डायलॉग स्टार्ट किया दैट इज कॉल्ड एज सॉल्ट, the strategic arms limitation talks. So it started between the two countries under Richard Nixon in 1969. उसके बाद इन दोनों ने एक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम ट्रीटी साइन किया which provided for shooting down of incoming missiles. It was signed in 1972
बट यहाँ पे फिर जॉर्ज डब्ल्यू बुश यूनिलैटरली पुल्ड आउट ऑफ इट इन 2002। उसके बाद जो पहला था स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी स्टार्ट वन, इट वाज साइंड इन 1991। ये सारे इन्फॉर्मेशन आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। द स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी स्टार्ट वन, इट वाज साइंड इन 1991 एंड इट्स एक्सपायर्ड इन 2009। ठीक है। उसके बाद अनदर ट्रीटी वाज साइंड दैट इज कॉल्ड एज सॉर्ट, दैट इज स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव रिडक्शन ट्रीटी। So it was signed in 2002, but the New START treaty replaced the 2002 pact, okay, and it is the only remaining treaty between US and Russia, okay, to stop the nuclear race between the two countries, where both the powers have together hold 90% of the world's nuclear arsenal. अब हम आते हैं न्यू स्टार्ट ट्रीटी के पीछे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि एक आपने हिस्ट्री आपने देख लिया कि कुछ 1969 से स्टार्ट हुआ था और 2002 तक आते आते वी हैड अ स्टार्ट वन ट्रीटी, देन शॉर्ट ट्रीटी एंड देन वी हैव न्यू स्टार्ट ट्रीटी। अब न्यू स्टार्ट ट्रीटी स्टार्ट्स फ्रॉम 2010। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि न्यू स्टार्ट ट्रीटी इट वाज साइंड इन 2010 बाय बराक ओबामा एंड दिमित्री मेदवेदेव एंड इट केम इनटू फोर्स इन 2011। तो अब यहाँ पे देखिए ट्रीटी के अंदर क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ से है दैट अमेरिका एंड रशिया कैन नॉट डिप्लॉय मोर देन 1550 स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वॉरहेड्स and more than 700 long-range missiles and bombers. Then it also limits each country to 800 deployed and non-deployed launchers and delivery vehicles. Then it allows each side to carry up to 18 short notice on-site inspection of, देखिए short notice 32 hours के लिए on-site inspection of strategic nuclear weapon sites annually to ensure that the other country had not crossed the limit of the treaty. तो इसने एक लिमिटेशंस बांधा है रिलेटेड टू न्यूक्लियर वॉरहेड्स एंड वेपन, साथ साथ में ये इंस्पेक्शन को भी अलाउ करता है। फाइन। तो यहाँ पे रशिया और यूएस जो है वो साल में 2 बार जो है डेटा एक्सचेंज करते हैं रिलेटेड टू बैलिस्टिक मिसाइल्स, बॉम्बर्स, टेस्ट साइट्स, न्यूक्लियर बेसिस एक्सेट्रा। अब ये जो ट्रीटी है इट एंश्योर दैट रशिया एंड यूएसए बोथ एडहर टू न्यू स्टार्ट ट्रीटी विच वाज साइंड इन 2011, बट inspection from both the sides have been stalled since 2020. Okay, so it was put on hold in March 2020 due to COVID-19 pandemic और अब Mr. Putin he is talking about withdrawing from the treaty. Right. तो यहाँ पे देखिए जो मेन रीजन है वो ये है रशिया का कि दैट वाई रशिया इज पुलिंग आउट ऑफ द ट्रीटी। तो यहाँ पे देखिए वही रशिया यूक्रेन क्राइसिस, वही रशिया वर्सेस नाटो का जो पूरा जो जियोपॉलिटिकल क्राइसिस है वो इस ट्रीटी में भी अब दिख रहा है। नाउ देखिए मिस्टर पुतिन ही इज सेइंग दैट नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एंड यूएस दे वांट टू इन्फ्लिक्ट स्ट्रेटेजिक डिफीट ऑन रशिया एंड ट्राई टू गेट आवर न्यूक्लियर फैसिलिटीज एट द सेम टाइम। ठीक है ना, कि मतलब कि हमारी तरफ दो तरीके से अटैक हो रहा है। एक तो वेस्टर्न कंट्रीज दे आर सपोर्टिंग यूक्रेन, सेकेंड इस ट्रीटी के अंदर यूएसए इज ट्राइंग टू हॉल्ट रशियाज न्यूक्लियर व्हाट यू कैन से न्यूक्लियर फैसिलिटीज। ओके, तो यहाँ पे दिस थिंग इज नाउ प्लेइंग वेरी लार्ज। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट विल इट स्टार्ट एन आर्म्स रेस। ठीक है, क्या ये आर्म्स रेस चालू हो सकता है? तो यहाँ पे देखिए मिस्टर पुतिन ही हैज नॉट विथड्रॉन फ्रॉम द ट्रीटी, ही हैज जस्ट सस्पेंडेड इट, which is a term not defined in the official pact. So analysts are saying that the move would not immediately trigger an arm race between the two partner powers, and it could be part of Russia's political messaging amid the West's massive assistance to Ukraine amid the year-long conflict. तो यहाँ पे कुछ लोगों का कहना है कि रशिया ने सस्पेंड तो किया है, विड्रॉ नहीं किया है। तो ये एक कंडीशन जो है रशिया एक सिग्नल देना चाहता है वेस्टर्न कंट्रीज को बिकॉज दे आर हेल्पिंग द यूक्रेन। ओके, तो यहाँ पे देखिए रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा है कि दैट दे विल कंटिन्यू नोटिफाइंग वॉशिंगटन ऑफ प्लान टेस्ट लॉन्चेस ऑफ इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। अब यहाँ पे देखेंगे कि अगर हम देखें तो नाटो का क्या कहना है। तो जो नाटो के सेक्रेटरी जनरल है जेम्स स्टोल्टनबर्ग, ही हैज सेड दैट इट विल मेक द वर्ल्ड द मोर डेंजरस प्लेस बिकॉज मींस ही इज प्रेडिक्टिंग दैट देयर कैन बी अ न्यूक्लियर वॉर रेस। अब हम आते हैं 28 फरवरी नेशनल साइंस डे। So why we celebrate National Science Day on 28th February? Because to commemorate the discovery of Raman effect. So Dr. C.V. Raman, he discovered Raman effect. इसको हम Raman scattering भी कहते हैं, Raman scattering। ठीक है, now what is Raman scattering? तो देखिए दो चीजें हैं, दो चीजों को समझ के ले लीजिए।
एक होता है आपका रेलेक्स स्कैटरिंग, वन इज कॉल्ड एज रेलेक्स स्कैटरिंग, और एक होता है आपका रमन स्कैटरिंग। ठीक है, रेलेक्स स्कैटरिंग क्या होता है, दैट इज इलास्टिक, मैं इसका मतलब समझाऊंगा, इलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ photons which are the fundamental particles of electromagnetic waves, they are called as photons। जैसे light is a electromagnetic waves, तो उसका जो fundamental particle होगा, okay, that will be called as photons। but Raman scattering जो है, it talks about inelastic scattering of photons, inelastic scattering of photons by any material, inelastic scattering of photons। तो इलास्टिक स्कैटरिंग का मतलब समझो कि कोई फोटोन है, रे ऑफ लाइट है, वो किसी मटेरियल को स्ट्राइक करके डिफ्लेक्ट होता है। तो इलास्टिक का मतलब कि जो इसका वेलोसिटी है और एनर्जी है, इट विल रिमेन सेम, ठीक है। इन इलास्टिक का मतलब समझो कि कोई लाइट है, वो किसी मटेरियल को स्ट्राइक करके स्कैटर होता है, तो इन इलास्टिक का मतलब कि उसकी वेलोसिटी रेड्यूस होगी, उसकी एनर्जी रेड्यूस होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है रेड्यूस कह लो या तो इंक्रीज या डिक्रीज होगी, जैसा मटेरियल का कैरेक्टरिस्टिक होगा, बट इट विल नॉट रिमेन द सेम, ठीक है ना। तो दैट इज कॉल्ड एज रमन इफेक्ट। सो दिस इज रमन इफेक्ट, दिस इज रेलेग इफेक्ट। सो रमन, C.V. Raman, he discovered this phenomena, ठीक है ना, and he was awarded the Nobel Prize in 1930, Nobel Prize in Physics in 1930। So we celebrate National Science Day on 28th February to commemorate National Science Day to commemorate the discovery of Raman effect। अब हम आते हैं अग्निपथ स्कीम में। तो यहाँ पे जो न्यूज़ है, अग्निपथ स्कीम इज इन नेशनल इंटरेस्ट सेज दिल्ली हाई कोर्ट। तो अग्निपथ स्कीम, तो यहाँ पे जो है जो एलिजिबिलिटी है अग्निपथ स्कीम का, वो है आपका 17.5 to 21 ईयर्स, ठीक है। और यहाँ पे स्कीम के अंदर क्या है कि जो भी लोग रिक्रूट होंगे, जो भी डिफेंस में रिक्रूट होंगे, उसमें से 4 साल की ट्रेनिंग के बाद 25% ऑफ देम विल बी रिटेन एंड 75% विल बी those who will cannot be made, those who will not join the force, they will be given 11.7 lakh of Sevanidhi package, okay, they will be given the 11.7 lakh of Sevanidhi package। One of the thing that why Agniveer scheme has been introduced or Agnipath scheme has been introduced is to reduce the average age of armed forces from around 32 years to 26 years to make them more leaner, okay। जैसा कि आप जानते हैं कि अब जो वॉर जो है उनका स्ट्रेटेजी भी चेंज हो रहा है, जैसे कि टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। तो जितना यंगर पॉपुलेशन होता है, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल दे कैन बी मोबिलाइज्ड वेरी फास्टर, एंड सेकेंड दे कैन बी गिवन ट्रेनिंग इन technology which is the modern day warfare। So यहाँ पे Delhi High Court it has upheld the Agnipath scheme। The next is Raisina dialogue। So Italian Prime Minister Meloni to be the chief guest at 8th Raisina dialogue। So this Raisina dialogue it was started in the year 2016, ये इंडिया में होता है, and it is this Raisina dialogue it is organized by Observer Research Foundation in collaboration with Ministry of External Affairs। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि Italian Prime Minister Giorgia Meloni, she will visit India on March 2 and 3 along with Deputy Prime Minister and Foreign Minister and business delegation। So she will be the chief guest and keynote speaker at the 8th Raisina dialogue। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या expected है। Defense cooperation agreement is likely to be announced which will have a framework for government to government deals। Then both sides they will take stock of progress on the key outcomes of November 2020 summit, strengthen security and defense cooperation, work for closer economic ties, enhance opportunity for mobility of talent, and strategic guidance to ongoing collaboration in science and technology। The next is a joint statement at G20 meeting is unlikely। So again I told you that रशिया यूक्रेन क्राइसिस जब न्यू स्टार्ट ट्रीटी में पड़ा रहा था, तो यहाँ पे भी देखिए जो G20 है, यहाँ पे अगेन द टेंशन बिटवीन रशिया एंड वेस्ट इज प्लेइंग आउट। So the growing confrontation between Western countries and Russia-China combined is overshadowing the government's plan for G20 and Raisina dialogue of the Ministry of External Affairs। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि इंडिया के जो शेरपा हैं, अमिताभ कांत,
who is leading the talk with Sherpas of other G20 nations ahead of G20 foreign ministers meeting on March 1. तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि हो सकता है कि एक जॉइंट स्टेटमेंट ना निकल पाए बिकॉज ऑफ द ग्रोइंग कन्फ्रंट्रेशन बिटवीन वेस्टर्न कंट्रीज एंड रशिया चाइना कंबाइन। बाली में भी अगर हम देखेंगे तो बाली में भी कुछ ऐसा ही हो गया था। वहाँ पे जो व्लादिमीर पुतिन है उन्होंने विजिट नहीं किया था G20 समिट। इट वाज विजिटेड बाय रशियन फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लैवरोव एंड चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर किंग गैंग। ओके इन तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे सो फॉरेन मिनिस्टर्स का मीट है तो रिप्रेजेंटेशन इज बोथ फ्रॉम बोथ द साइड्स रशिया एंड चाइना बोथ। ओके सो बस लेट्स सी दैट व्हाट हैपेंस अबाउट द joint statement. Now the next is the Directorate General of Civil Aviation has approved a new variant of Hindustan 228-20I LW aircraft developed by Hindustan Aeronautics Limited. तो जो aircraft है it will have a maximum takeoff weight of 5,695 kg with 19 passengers. Now coming to the Sports Star एक award, तो यहाँ पर आप देखेंगे जो थॉमस कप स्क्वाड Bags Team of the Year Award. So Indian men's badminton team which emerged as champion of the 2022 Thomas Cup, they have won the National Team of the Year Award at Sports Star X Award 2023. उसके बाद आप देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कैटेगरीज जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर इन क्रिकेट हार्दिक पांड्या, स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर इन क्रिकेट हरमनप्रीत कौर, स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर इन ट्रैक एंड फील्ड अविनाश सावले, Sportsman of the Year Track and Field Annu Rani. Then Team Sports PR Srijish and Sunil Chhetri. Sunil Chhetri is the hockey team captain. Then Sports Woman of the Year in Team Sports Savita Punia. Then Sportsman of the Year Olympic Sports Rudransh Patil. So these are the various categories which have been given at the Sports Star 1 award. ठीक है? So friends, that's all for today. We will meet tomorrow again with a daily Hindu analysis. Till then, have a nice time. Take care. Thank you.